गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। तो देखो बेटा, आपको ये पता है कि ये स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास जिसमें हम केबीपीवाई से रिलेटेड जो है कुछ क्लासेस हम लोग लगा रहे हैं। और केबीपीवाई एग्जाम के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, केबीपीवाई एग्जाम कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है। आप ये समझ लो कि केबीपीवाई एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो मोर और लेस जेई मेंस एग्जाम जैसा होता है, स्पेशली अगर मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो। ठीक है, मैथमेटिक्स नो डाउट काफी टफ, काफी अच्छे लेवल की पूछी जाती है केबीपीवाई में, लेकिन जहां तक केमिस्ट्री की बात है, केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो लेवल है वो जेई एडवांस लेवल से नीचे होता है और ऑलमोस्ट वो जेई मेंस लेवल जैसा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप केबीपीवाई एग्जाम में अच्छा करना चाहते हो तो केबीपीवाई एग्जाम में अच्छा करने के लिए आपको कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। अब स्पेशल प्रिपरेशन का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि स्पेशल प्रिपरेशन का मतलब ये है कि आपको कुछ अलग स्टडी मटेरियल, कुछ अलग जो है वो टेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर रूटीन में जिस तरीके से हम लोगों की क्लासेस होती हैं, जिस तरीके से क्लास में हमें कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, अगर कॉन्सेप्ट को हम लोग उसी डेप्थ के साथ कवर करते हुए केबीपीवाई एग्जाम से पहले अपना पूरा सिलेबस को अगर फिनिश कर लेते हैं तो फिर मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन आते हैं केबीपीवाई में, और 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पास्ट में ये देखा है कि मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने 20 क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन तक आराम से सही किया है केमिस्ट्री में, और बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले किया है केमिस्ट्री ने उनके केबीपीवाई सिलेक्शन में। तो तीनों सब्जेक्ट में सबसे इजीली जो है अगर किसी सब्जेक्ट में स्कोर किया जा सकता है इन केबीपीवाई एग्जाम तो वो केमिस्ट्री है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम जैसे केबीपीवाई एग्जाम को देखें तो एग्जाम आपका होता है नवंबर में, ठीक है, और नेचुरल सी बात है कि आपकी क्लासेस जो है जो शुरू होती हैं +1 की वो अप्रैल मंथ से शुरू होती हैं। मैं नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूं, ये साल तो स्पेशल है, आप सभी को पता है। तो अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होती हैं और नवंबर के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में केबीपीवाई एग्जाम होता है। तो जिस तरीके से देखो 11th का सिलेबस अगर देखा जाए ना तो 12th के कंपेयर में 11th का सिलेबस जो है वो ज्यादा लेंदी है। और दूसरी बात यह है कि 11th में जब स्टूडेंट आता है 10th से 11th में, तो नेचुरल सी बात है कि उसकी जो उसका जो पढ़ने का तरीका होता है वो जो है उतना मेच्योर्ड नहीं होता है जितना कि वो 12th में जाकर के जो है मेच्योरिटी गेन करता है। तो 11th में टीचर्स भी स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है उसमें थोड़ा स्लो चल रहे होते हैं, और उस पेस पे जो है अगर केबीपीवाई एग्जाम जो पूरा +1 केमिस्ट्री का सिलेबस को देखे तो किसी भी कंडीशन में नवंबर से पहले मतलब अक्टूबर एंड तक वो फिनिश नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए हमें केबीपीवाई एग्जाम के लिए कुछ एडवांस्ड मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत पड़ती है। और जैसा मैंने कल टेक्स्ट मैसेज भी जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ऐड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल पेस से अगर हम लोग चलें तो केबीपीवाई एग्जाम से पहले हम लोग मुश्किल से +1 की फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म कर पाएंगे। मतलब पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छूट जाती है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि तीनों पार्ट में जो सबसे अच्छे क्वेश्चन केबीपीवाई एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमें स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत है। बाकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक में तो आपको जितना भी क्लास में पढ़ा दिया जा रहा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। वो इनफैक्ट केबीपीवाई एग्जाम की जो डिमांड है उससे भी ज्यादा है। तो आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है ही नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको जरूर जो है एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा।
तो अच्छा, एक और एडवांटेज मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर हम लोग अभी से स्टार्ट कर, आज से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, और +1 की +1 की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, +1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से +2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, आप ऐसा कभी नहीं सोच सकते कि आपको +1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती और आप +2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ जाओ, ये पॉसिबल ही नहीं। आपको अगर +2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इन डेप्थ समझना है तो उसके लिए जो इसेंशियल टूल्स रिक्वायर्ड है, वो सारे टूल्स +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमें मिलते हैं। अब +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है नॉमेनक्लेचर, जिसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको 10th में भी बताई गई है। अगर आपने कुछ एनटीएससी स्पेसिफिक क्लासेस अगर अटेंड किया होगा तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाया गया होगा। तो नॉमेनक्लेचर है, उसके बाद फिर आता है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के बाद फिर आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद फिर +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है हाइड्रोकार्बन्स। कुल मिलाकर के अगर हम +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यही 4 चैप्टर्स हैं, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स। बट मैं आपको बताऊं, ये कहने को सिर्फ 4 चैप्टर हैं, बट इन चैप्टर्स को कवर करने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगभग +2 की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म करने में लगता है। जबकि मैं आपको +2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं अगर मैं बताऊं तो वहां पे एक तो हम डिस्कस करते हैं वहां पे एल्काइल एंड एराइल हैलाइड, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसके बाद डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसके बाद डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अमाइंस एंड नाइट्रो कंपाउंड्स, फिर डिस्कस करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, फिर डिस्कस करते हैं पॉलीमर्स, और फिर डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अगर इस तरीके से आप देखो, टोटल 8 चैप्टर्स हैं +2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जबकि +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 4 चैप्टर हैं, लेकिन टाइम दोनों में बराबर ही लगता है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन के पूछे जाने का जो परसेंटेज है वो +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और +2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बराबर है। इसलिए +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जिस स्टूडेंट को +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आती है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर नहीं लगता। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी क्रैम नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ रहा होता है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझने के लिए जितने भी इसेंशियल टूल्स रिक्वायर्ड हैं, वो सारे के सारे टूल्स हमें +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिलते हैं। इट मींस केबीपीवाई एग्जाम से पहले अगर हमने +1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म कर दिया, जो 100% फिनिश होगा, तो इसका मतलब है कि आपको दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर सीधे सीधे कम से कम 3 महीने का एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जिस तरीके से +1 की केमिस्ट्री टीचर्स पढ़ाते हैं उसमें क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री काफी डेप्थ में कराते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड कराते हैं क्योंकि वही डिमांड भी है। लेकिन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है, टाइम बचा नहीं होता है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दौड़ दौड़ करके, भाग भाग करके कराते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो डेप्थ मिलती नहीं है स्टूडेंट को। और फिर क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, +2 में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, तो क्योंकि +1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने को खत्म हो चुकी है और +2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर स्टार्ट करना, तो +2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं। स्टूडेंट जो है कंफर्टेबल होता नहीं, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगने लगता है। और इस वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छा, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ आप बोल सकते हो कि एक स्पेशल फीचर भी है, तो ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, या तो आपको आता है या नहीं आता है। आप जो है ना, बीच की कोई स्टेज नहीं है कि आप जो है कुछ एक्स्ट्रा काम कर लोगे, कुछ जो है एफर्ट लगा लोगे तो आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। या तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की सिचुएशन में होगे या नहीं होगे, आप एकदम, आपका माइंड टोटली ब्लॉक हो जाएगा, क्वेश्चन को देख करके आपको कुछ भी नहीं सूझेगा अगर आपने पहले से काम नहीं किया हुआ। लेकिन अगर आपने पहले से ढंग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना जो सॉल्व ना हो। ठीक है, तो इसलिए +1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
लेकिन यहां पे अभी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो लिमिटेशन मैं आपको बताता हूं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग का अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो क्या आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि उसके यहाँ केमिकल बॉन्डिंग फिनिश हो चुकी है या चल रही है? ओके, और बाकी स्टूडेंट्स? ये भी जानना बहुत जरूरी है बेटा, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसे प्लानिंग की हुई है कि मैं इधर नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहा हूं। नॉमेनक्लेचर को फिनिश करने में लगभग आप समझ लो कि 8 लेक्चर्स रिक्वायर्ड है। 8 लेक्चर्स नॉमेनक्लेचर में लगेंगे, और आइसोमेरिज्म उसके बाद डिस्कस होगा। आइसोमेरिज्म में लगभग 15 लेक्चर्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद जीओसी डिस्कस होगी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग जो है आप मान करके चलो कि उसमें 16 लेक्चर्स रिक्वायर्ड है। और फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन डिस्कस होगा, उसको फिनिश करने में 14 लेक्चर्स रिक्वायर्ड है। आप अगर टोटल काउंट करो तो 8 लेक्चर्स नॉमेनक्लेचर के, ठीक है, 15 लेक्चर्स आइसोमेरिज्म के, 15 प्लस 8 23 लेक्चर्स, ठीक है। 23 लेक्चर्स, उसके बाद जो है 16 लेक्चर्स जो है वो रिक्वायर्ड है जीओसी के लिए। तो 23 प्लस 16 39, एंड 39 प्लस 14 लेक्चर्स हाइड्रोकार्बन्स के लिए। तो टोटल 53 लेक्चर्स रिक्वायर्ड हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट, +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिनिश करने के लिए, ठीक है। और ये 53 लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद केबीपीवाई की तो आप बात छोड़ो, मैं बोलता हूं कि मेडिकल एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, जेई एडवांस का कोई क्वेश्चन हो, ओलंपियाड लेवल का कोई क्वेश्चन हो, आप कंफर्टेबली हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की सिचुएशन में रहोगे। हाँ जरूर, एकदम टेस्ट होंगे। ऑब्वियसली जब क्लास लग रही है तो क्लास के साथ टेस्ट होना ही चाहिए। बिना टेस्ट के तो पता भी नहीं चलेगा ना कि आप कितना सीख रहे हो। तो आपके टेस्ट भी होंगे, इसके ये सेपरेट टेस्ट होंगे। और मुझे लगता है कि अभी हमारे पास जो टाइम अवेलेबल है वो टाइम 53 लेक्चर्स को फिनिश करने के लिए अलाउ नहीं करता। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की भी जरूरत पड़ेगी। अभी तो मैं 2 क्लास की बात कर रहा हूं, ठीक है। लास्ट में जाकर के अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत पड़ेगी तो हम उन क्लासेस को भी रखेंगे। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो केबीपीवाई एग्जाम है वो नवंबर मंथ में तो नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है कि इस बार जो है वो अपने जो नॉर्मल जो उसका टाइम है उस टाइम पे नहीं होगा, उससे कुछ ना कुछ पोस्टपोन जरूर होगा, आगे शिफ्ट होगा। तो हमें टाइम मिलेगा, बट अगर अगर वो अपने मतलब फिक्स टाइम पे भी होता है तब भी हम कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेकर के ये पूरा सिलेबस को फिनिश करेंगे। तो मेरी बात समझ में आ गई बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस से एक तो आप समझ लो कि केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो केमिस्ट्री का लगभग 35% पार्ट है। टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें 35% पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, 35% फिजिकल केमिस्ट्री का है, और 30% जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर स्टूडेंट की प्रिपेयर हो जाए तो एक किसी भी क्वेश्चन, मतलब जो एवरेज टाइम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगता है बेटा वो लेस देन 1 मिनट होता है। लेस देन 1 मिनट बता रहा हूं आपको, एवरेज टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेस देन 1 मिनट। आप मान करके चलो 45 सेकंड का एवरेज आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो एवरेज आता है लगभग 30 सेकंड का आता है। और फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में मतलब 1.5 मिनट्स तक का एवरेज जो है वो मैंने देखा है कि ये ऑब्जर्व होता है। इसलिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये टाइम बचाते हैं और कम टाइम में आपको ज्यादा स्कोर कराते हैं।
ठीक है, कैलकुलेशन नहीं होता, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए जो है थोड़ा सा कुछ कुछ पार्ट में जो है क्रैमिंग भी रिक्वायर्ड है। तो जहां क्रैमिंग रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बताता जाऊंगा, उसको आपको रटना ही पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे। ठीक है, आपको एक प्रोफेशनल अप्रोच लेकर के चलना है, सिर्फ मूड से काम नहीं करना है। जहां पे समझना है वहां समझना है, जहां पे रटना है वहां रटना है, और जहां पे प्रैक्टिस करके कमांड करना वहां प्रैक्टिस करके उसको कमांड करेंगे। तो जैसी डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाँ, मुझे मुझे भी लगता है, मेरी यही प्लानिंग है, इसीलिए मैंने आज 15 अगस्त का जो दिन डिसाइड किया है बेटा, वो मेरे प्लानिंग का ही पार्ट है कि मैं अगर अभी से स्टार्ट कर रहा हूं तो आपका उधर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जस्ट एंड में है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन फिनिश हो जाएगा, और आपका केमिकल बॉन्डिंग में एटलीस्ट जो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट है वो सारे कवर हो जाएंगे तब तक। ठीक है, अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं भी फिनिश होगा तो वो इतना केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुके होंगे कि आपको इधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी कंफर्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप कैसे डिफाइन करोगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, क्या जानते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कौन आंसर करेगा, कुछ भी पता हो आपको। कंपाउंड्स विद कार्बन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट, कंपाउंड्स विद कार्बन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट, हाँ सही है, लेकिन ये पूरी डिफिनीशन नहीं है, क्योंकि कंपाउंड्स विद कार्बन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट की जब हम बात करें तो फिर उसमें एक चीज ये भी आ जाती है, जैसे CO2 में भी तो कार्बन है, क्या CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट में तो यहाँ पे है ना, कार्बन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट है, ऑक्सीजन है, क्या आप इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलोगे। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन along with some non metal but carbon and hydrogen is necessary, ये सही डिफिनीशन है, ये सही डिफिनीशन है। ठीक है, तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की को डिफाइन करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफिनीशन दें, तो जो मॉडर्न डिफिनीशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, मॉडर्न डिफिनीशन के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, आप नेम को समझो, हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन से जो कंपाउंड बना है वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर नॉन मेटालिक डेरिवेटिव्स, उसके अंदर और क्या होने चाहिए, नॉन मेटालिक डेरिवेटिव्स होने चाहिए। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर नॉन मेटालिक डेरिवेटिव्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इसेंशियली आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये मॉडर्न डिफिनीशन है, पहले आप ये डिफिनीशन लिख लो, लिखो हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर non-metallic derivatives, hydrocarbons and their non-metallic derivatives containing, hydrocarbons and their non-metallic derivatives containing carbon and hydrogen, carbon and hydrogen essentially, containing carbon and hydrogen essentially are called organic compounds, are called organic compounds.
तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन इसेंशियली होना चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स है वो नॉन मेटालिक होने चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो जैसे CO2 को अगर आप देखो तो CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है? बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोजन मिसिंग है, इसके अंदर हाइड्रोजन मिसिंग है, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। अगर हम कंसीडर करते हैं CH3COOH एसिटिक एसिड, तो आप बोलोगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों है भाई? क्योंकि इसके अंदर आपको कार्बन भी दिख रहा है, हाइड्रोजन भी दिख रहा है, और उसके अलावा ऑक्सीजन दिख रहा है जो कि नॉन मेटल है। तो कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे एसेंशियली प्रेजेंट है और साथ में नॉन मेटल है, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए C2H5Cl, C2H5Cl, तो आप बोलोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है, तो इस वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम कंसीडर करते हैं CH3COONA, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्या इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहां पे सोडियम आ गया। सोडियम इज अ मेटल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेटल नहीं होना चाहिए, यहां पे मेटल आपको दिख रहा है, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको कंसीडर करते CH3MgCl, CH3MgCl, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको इसके अंदर क्या दिख रहा है? मैग्नीशियम दिख रहा है। मैग्नीशियम इज अ मेटल, तो इस वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उसी कंपाउंड को बोल सकते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इसेंशियली प्रेजेंट हो और उसके साथ क्या प्रेजेंट हो? उसके साथ नॉन मेटालिक एलिमेंट हो। अब जरा मुझे ये बताना कि ये कंपाउंड क्या है? NH4CNO, NH4CNO, इसको अमोनियम साइनेट बोलते हैं। क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? सबका रिस्पांस आना चाहिए। मौर्य जरा बेटा माइक को अनम्यूट करो। तुमने बोला है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आप ये बोल रहे हो कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तुम्हारा आंसर सही है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अमोनियम साइनेट ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है? क्योंकि ये बना है बेटा NH4 पॉजिटिव एंड CNO नेगेटिव से। ये कैटायन और एनायन से बना है। अब जरा आप देखो, यहाँ पे जो कैटायन है, कैटायन के अंदर आपको हाइड्रोजन तो दिख रहा है बट कार्बन नहीं है। इसके अंदर हाइड्रोजन दिख रहा है बट कार्बन नहीं है, मतलब ये ऑर्गेनिक पार्ट नहीं है। अब जरा इसको देखो, इसके अंदर आपको कार्बन तो दिख रहा है बट हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कार्बन दिख रहा है लेकिन क्या है? हाइड्रोजन नहीं है। तो इसलिए ये भी ऑर्गेनिक पार्ट नहीं है, ये भी ऑर्गेनिक पार्ट नहीं है। तो क्योंकि ये दोनों ही पार्ट इनऑर्गेनिक पार्ट है, तो इसलिए इनसे जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाएगा। ये एक सॉल्ट है, मिनरल है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। बात समझ में आई या नहीं? तो अमोनियम साइनेट को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये आयन से बना है।
और उनमें जो आयंस वहां पे इन्वॉल्व है, उन आयंस को आप ऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक स्पीसीज नहीं बोल सकते। ठीक है, इस वजह से हम इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। बट एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला के साथ ये कंपाउंड ऑब्जर्व होता है NH2CO NH2, इसका भी फॉर्मूला आप देखो तो वही है जो NH4CNO का है। इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, और ये कंपाउंड यूरिया है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड यूरिया। ये यूरिया है, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज होता है यूरिया। ठीक है, इसके अंदर 46.4% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इस फर्टिलाइजर के अंदर 46.4% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है? आप देखो, ये पूरा का पूरा एक इंटीग्रेटेड मॉलिक्यूल है। पूरे मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, और उस मॉलिक्यूल में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नॉन मेटालिक एलिमेंट्स है। इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट अमोनियम साइनेट ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉडर्न डिफिनीशन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सबसे पहले एक थ्योरी के बेसिस पे डिफाइन किया गया। मैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं, जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थियरी। वाइटल फोर्स थियरी। वाइटल फोर्स थियरी को इंट्रोड्यूस किया बर्जीलियस ने। इस थियरी को इंट्रोड्यूस किया बर्जीलियस ने। बर्जीलियस, ठीक है, BERZELIUS। बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थियरी को इंट्रोड्यूस किया, और बर्जीलियस ने यह बोला कि हम कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब अगर हम बोले कि मिनरल से या किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, ऐसा वाइटल फोर्स थियरी में डिफाइन किया बर्जीलियस ने। तो आप नोट कर लो, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, according to this theory, we can never synthesize, according to this theory, we can never synthesize organic compounds, we can never synthesize organic compounds in laboratory from minerals, that is inorganic compounds, that is inorganic compounds। तो वाइटल फोर्स थियरी ये बोलती है कि अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करना है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए हमें हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करना होगा। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड है, ऐसा वाइटल फोर्स थियरी बोलती है। वाइटल का मतलब होता है लिविंग। लिविंग फोर्स के सपोर्ट के बिना आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। दिस इज वाइटल फोर्स थियरी। और इस थियरी की वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ग्रोथ पे बोलते ना अंकुश लग जाना, रोक लग गई। लोग इसके बियॉन्ड सोच नहीं पा रहे थे। सबको लगता था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए हमें किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ग्रोथ रुक गई। लेकिन क्या हुआ, 1826, ये जो 1826-24 का जो टाइम पीरियड है ना, वो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है।
क्योंकि उसी पीरियड में आप अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करो तो फिजिकल केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिफाइन किया गया जिसको मोल बोलते हैं, और मोल कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था एवोगैड्रो ने। और उसी के आसपास एक केमिस्ट थे जिनका नाम था वोहलर, JF वोहलर। इन्होंने एक्सीडेंटली, मतलब इनको पता नहीं था, एक्सीडेंटली इन्होंने लेबोरेटरी में यूरिया बना दिया। और यूरिया इन्होंने बनाया कैसे जरा देखो, इन्होंने लिया अमोनियम सॉल्ट को, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सॉल्ट, और उसके साथ इन्होंने यूज किया पोटेशियम साइनेट। आप देख सकते हो दोनों ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट को इन्होंने कंसीडर किया और इसके कॉम्बिनेशन से बन गया अमोनियम साइनेट, ये वाला कंपाउंड अमोनियम साइनेट बन गया, प्लस KCl। ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट लिया और दूसरा सॉल्ट लिया पोटेशियम साइनेट। अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट की रिएक्शन हुई, रिएक्शन से बन गया अमोनियम साइनेट और पोटेशियम क्लोराइड। फिर क्या हुआ, इन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट किया, ठीक है, अमोनियम साइनेट को हीट किया। तो अमोनियम साइनेट को हीट करने पे वहां पे इंटरनल रीअरेंजमेंट हुए और इंटरनल रीअरेंजमेंट से ये कंपाउंड बन गया NH2CO NH2। ये यूरिया है जो जिसके व्हाइट ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, व्हाइट ग्रेन्यूल्स यूरिया के होते हैं। तो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। तब इन्होंने ये देखा कि भाई इसी कंपाउंड को तो हमने यूरिन से भी एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है, यूरिया यूरिन के अंदर भी प्रेजेंट होता है, तो वहां से भी यूरिया को प्रोड्यूस किया गया और सेम कंपाउंड को इस तरीके से भी प्रोड्यूस किया गया। तब इनको ये लगा कि भाई वाइटल फोर्स थियरी में तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कंपाउंड जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस कर रहे थे उसी कंपाउंड को हमने मिनरल से प्रोड्यूस कर दिया। तो इससे ये पता चल गया लोगों को कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस जरूरी नहीं है, हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद वाइटल फोर्स थियरी को एक मेजर सेटबैक लगा, वाइटल फोर्स थियरी फेल कर गई और फिर उसके बाद मॉडर्न थियरी एग्जिस्टेंस में आई, जो मॉडर्न थियरी के अकॉर्डिंग अभी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफिनीशन को लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन जब वाइटल फोर्स थियरी एग्जिस्टेंस में थी तो वाइटल फोर्स थियरी के बेसिस पे उस समय जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नोन थे उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर लिखा जाता था, ठीक है। तो मैं यहां पे अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर पे आ रहा हूं, तो आप लिखो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, nomenclature of organic compounds। नोट करो, लिखो फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाँ, बर्जीलियस भी फट्टेबाज था और तुम बहुत बड़े फट्टेबाज हो, तुमसे मैं आज क्लास के बाद बात करूंगा। तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर को कंसीडर करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर को लिखने के लिए हम दो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को यूज करते हैं, आप नोट कर लो। For writing nomenclature of organic compounds, for writing nomenclature of organic compounds, following two system of nomenclature, for writing nomenclature of organic compounds, following two system of nomenclature are taken into consideration, are
टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब वो दो सिस्टम कौन कौन से हैं? नंबर 1 ओल्ड सिस्टम, दैट इज ट्रिवियल सिस्टम, old system, that is trivial system, that is derived system, और यहां पे जो कंपाउंड का नेम हम लिखते हैं इसको बोलते हैं कॉमन नेम, इसको बोलते हैं कॉमन नेम। ठीक है। और दूसरा जो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर हम यहां पे यूज करते हैं वो है IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम दैट इज स्टैंडर्ड सिस्टम, और इसको मॉडर्न सिस्टम भी बोलते हैं, मॉडर्न सिस्टम। और यहां पे जो हम कंपाउंड का नेम लिखते हैं बेटा इसको बोलते हैं IUPAC नेम। तो ये दो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले अब देखो इसमें पूरे चैप्टर में ज्यादातर डिस्कशन तो IUPAC सिस्टम पे ही फोकस रहेगा। जैसे मैंने बताया आपको कि टोटल 8 लेक्चर्स रिक्वायर्ड है, तो उसमें से सिर्फ 2 लेक्चर कॉमन नेम पे जाएंगे, बाकी सारे लेक्चर्स जो है वो IUPAC सिस्टम पे ही जो है वो यूज होंगे। बीच बीच में कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका मैं कॉमन नेम भी आपको साथ में बताऊंगा एक अलोंग विथ IUPAC नेम, क्योंकि उनके कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें कॉमन नेम भी बीच बीच में देखने को मिलेंगे। बट ये है कभी स्टार्टिंग की जो 2 क्लासेस हैं वो क्लासेस जो है मैं ओल्ड सिस्टम पे ही फोकस कर रहा हूँ और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप नोट करो ओल्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ओल्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। लिखो, देखो देयर इज नो सिस्टमैटिक रूल, there is no systematic rule for writing, there is no systematic rule for writing old system of nomenclature, for writing old system of nomenclature. However, in common name of some compounds, however in common name of some compounds, vital force theory जो ओल्ड थियरी है, vital force theory is taken into consideration, is taken into consideration, is taken into consideration। ठीक है। तो वाइटल फोर्स थियरी के बेसिस पे हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओल्ड नेम को लिखते हैं। अब वाइटल फोर्स थियरी के बेसिस पे हम कंपाउंड का नेम को कैसे लिखते हैं? अब देखो इसमें क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि वो कंपाउंड किस लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का लैटिन नेम या ग्रीक नेम क्या है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का यानी कि उसके सोर्स का, जिस सोर्स से वो कंपाउंड डिराइव्ड है, उस सोर्स का जो लैटिन और ग्रीक नेम है, उस लैटिन और ग्रीक नेम के बेसिस पे कंपाउंड का नेम को हम लिखते हैं। ठीक है। तो मैं यहां पे एक टेबल बना करके आपको ऐसे कुछ कंपाउंड्स की लिस्ट दे रहा हूं, तो आप यहां पे एक टेबल बना लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोर्स ऑफ कंपाउंड, जिस सोर्स से उस कंपाउंड को डिराइव किया गया, लैटिन और
ग्रीक नेम ऑफ द सोर्स, लैटिन और ग्रीक नेम ऑफ द सोर्स। ठीक है, तो अब जैसे देखो, फर्स्ट कंपाउंड को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। फर्स्ट कंपाउंड है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड ये कॉमन नेम है। अच्छा, ज्यादातर आप देखोगे ना तो आपको कॉमन नेम में एसिड्स ही मिलेंगे। तो एसिड का नेम को हम डिफाइन करते हैं, फिर एसिड से उस एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं, एसिड के डेरिवेटिव्स में क्या है, एसिड को ऑक्सीडाइज करके उसके कुछ ऑक्सीडाइज डेरिवेटिव होते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव होते हैं, कुछ रिड्यूस्ड डेरिवेटिव होते हैं। जैसे अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेम है उसी नेम के बेसिस पे उसके करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का नेम को लिख सकते हैं। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है। सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव में जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है एसिड हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है एसिड अमाइड। ये सब डेरिवेटिव्स है। तो पहले हमने एसिड का नेम लिख लिया और फिर एसिड के नेम को बेस बना करके उसके सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव के नेम लिख लिए, उसके रिड्यूस्ड डेरिवेटिव का नेम लिख लिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड बड़ा कॉमन कंपाउंड है। एसिटिक एसिड का रिड्यूस्ड डेरिवेटिव है एसिटल्डिहाइड। आप देखो दोनों में ACET ये टर्म आ रहा है। एसिटिक एसिड का रिड्यूस्ड डेरिवेटिव है एसिटल्डिहाइड और एसिटिक एसिड के सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव में क्या क्या है, एसिटाइल क्लोराइड है, एसिटामाइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, इथाइल एसिटेट है या एस्टर। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो रूट में क्या है, रूट में है एसिटिक एसिड और फिर उसी एसिटिक एसिड से और भी कई सारे कंपाउंड्स का नेम हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जब वाइटल फोर्स थ्योरी एग्जिस्टेंस में थी तो कुछ थाउजेंड्स कंपाउंड्स का नेम उस समय कॉमन नेम डिफाइंड था और उस कॉमन नेम के पीछे यही रूल फॉलो होता था। ठीक है, तो मैलिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस मैलिक एसिड का जो सोर्स है, मतलब नेचर में ये जहां से मिलता है वो है एप्पल। मैलिक एसिड एप्पल के अंदर प्रेजेंट होता है। एप्पल मतलब वो मोबाइल नहीं, एप्पल मतलब खाने वाला एप्पल। ठीक है, तो मैलिक एसिड जो है वो कहां से मिलता है नेचर में, एप्पल से मिलता है। ठीक है, और एप्पल को अगर हम लैटिन में कंसीडर करें तो इसको मैलस बोलते हैं, मैलस, MALUS। हाँ एकदम सही है, एकदम सही है, सही है बेटा, मोबाइल में भी खाया हुआ मिलता है। तो मैलिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या है, एप्पल, और उसका लैटिन और ग्रीक नेम क्या है, मैलस। तो मैलस से मैलिक एसिड। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड लेमन के अंदर मेनली प्रेजेंट होता है, और भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनको सिट्रस फ्रूट्स ही बोलते हैं। तो मेजर सोर्स इसका लेमन है। लेमन को लैटिन में बोलते हैं सिट्रस, तो सिट्रस से सिट्रिक एसिड आ गया। इसी तरीके से अगर हम एसिटिक एसिड को कंसीडर करें, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का नेचुरल सोर्स है विनेगर। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है और विनेगर को लैटिन में बोलते हैं एसिटम, एसिटम बोलते हैं।
तो एसिटम से एसिटिक एसिड आ गया। अब सोचो इसी नेम को कंसीडर करते हुए एसिटिक एसिड, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटामाइड, ये सारे कंपाउंड्स का नेम इसी के बेसिस पे डिफाइंड है। अब एक एसिड है तो एक एसिड के कम से कम एक रिड्यूस डेरिवेटिव हो जाता है उसका, और उसके 5 जो है वो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक रूट वर्ड को हमने कंसीडर किया तो 7 कंपाउंड हमने डिफाइन कर दिए। ठीक है, एसिटिक एसिड इसी तरीके से आ गया, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। वो जो चींटियां होती हैं वो जब आपको काटती हैं तो आपको जो है क्या होता है, आपको इरिटेशन होता है। क्यों? क्योंकि वो आपके बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करती है। ठीक है, तो मतलब उनके अंदर नेचुरल मैनर में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है। तो एंट्स को हम लैटिन में बोलते हैं फॉर्मिकल, इनको बोलते हैं फॉर्मिकल। तो फॉर्मिकल से फॉर्मिक एसिड आ गया। ठीक है, इसी तरीके से देखो ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड जो है ये इसका सोर्स है रैंसिड बटर, रैंसिड बटर। जब बटर जो है ना वो खराब हो जाता है, सड़ा हुआ बटर आप बोल सकते हो, तो बटर जब खराब हो जाता है तो उसके अंदर ब्यूटायरिक एसिड प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट ब्यूटायरिक एसिड के प्रोड्यूस होने की वजह से ही उसकी क्वालिटी वो डिस्ट्रॉय होती है, क्योंकि उससे उसका पीएच डिस्टर्ब हो जाता है, और पीएच डिस्टर्ब होने की वजह से उसकी क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है। तो रैंसिड बटर के अंदर प्रेजेंट होता है ब्यूटायरिक एसिड, और पहले इसको बोला जाता था बेटा बटरिक एसिड, पहले इसका नेम था बटरिक एसिड। फिर धीरे धीरे करके इसका नेम बिगड़ करके वो ब्यूटायरिक हो गया, और ब्यूटायरिक इसलिए भी हो गया, बाद में लोगों को पता चला कि इसके अंदर तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाला एसिड है, इसलिए इसको ब्यूटायरिक एसिड लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। तो रैंसिड बटर, और ऑब्वियसली बटर का कोई लैटिन और ग्रीक नेम नहीं है, ये बटर को बटर ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी बटर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे कंपाउंड्स मिल जाएंगे जिनका जो नेम है वो कंपाउंड के लिविंग सोर्स के बेसिस पे लिखा जाता है। ठीक है, कंपाउंड का जो नेम है वो कंपाउंड का जो लिविंग सोर्स है उसके बेसिस पे लिखा जाता है। जैसे अभी एक एग्जांपल और याद आ गया, लैक्टिक एसिड, आप उसको भी लिख लो, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, वेरी गुड दीक्षांत, कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, और मिल्क से कर्ड, मिल्क से कर्ड बनाने के लिए एक बैक्टीरिया जो है यूज होता है, एक एंजाइम यूज होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिली। लैक्टोबैसिली एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये लैक्टिक एसिड वर्ड आया है। ठीक है, लैक्टिक एसिड जो वर्ड है वो उसी के बेसिस पे आया है। तो ऐसे आपको बहुत सारे कंपाउंड मिल जाएंगे जहां पे वाइटल फोर्स थियरी के बेसिस पे कंपाउंड का नेम को हम लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसमें और भी जो भी आपको एग्जांपल पता हो आप उनको जो है इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप 4-5 कंपाउंड्स के लिए जगह छोड़ दो, और उसको जब भी कभी आपको ऐसा कोई कंपाउंड मिले तो उसके साथ जो आपको यही उसी लिस्ट में उसको कंप्लीट कर लेना। तो थोड़ा अपना नोट्स भी आपका सिस्टमैटिक होना चाहिए, जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन को आप एक ही जगह पे रखो। अच्छा, अब ये एक तो ये बात हो गई कि जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो लिविंग सोर्स है, उस लिविंग सोर्स के बेसिस पे हम कंपाउंड का नेम को लिखते हैं। अब बात आती है कि अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में हम कुछ प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। तो कॉमन नेम में यूज होने वाले प्रीफिक्सेस क्या क्या हैं, आप नोट करो।
prefixes used in common name. Prefixes used in common name. Prefixes used in common name. तो इसमें हम अभी 3 प्रीफिक्सेस की बात कर रहे हैं. नंबर 1, प्रीफिक्स नॉर्मल. प्रीफिक्स नॉर्मल. प्रीफिक्स का मतलब तो आपको पता ही है कि जो नेम से पहले फिक्स हो वो प्रीफिक्स है. तो नॉर्मल प्रीफिक्स कहां पे यूज होता है आप नोट करो. लिखो नॉर्मल प्रीफिक्स इज यूज्ड. Normal prefix is used in those cases. Normal prefix is used in those cases where carbon chain is unbranched. Where carbon chain is unbranched. अगर कार्बन चेन में कोई ब्रांचिंग नहीं है, सीधे एक लीनियर कार्बन चेन है, तो वहां पे नॉर्मल प्रीफिक्स यूज होता है. तो नॉर्मल प्रीफिक्स इज यूज्ड इन दोस केसेस वेयर कार्बन चेन इज अनब्रांच्ड. ठीक है. तो अब जैसे देखो, अब यहां पे कार्बन चेन अगर अनब्रांच्ड है, फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर किया एक कंपाउंड जिसमें 4 कार्बन है. 4 कार्बन का एक कंपाउंड हमने कंसीडर किया. मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट का यहाँ पे आइडिया दे रहा हूं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बनाने में है, आपको हेल्प करता है. तो जैसे देखो, ये 4 कार्बन की हमने एक चेन लिया है. अब हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट होता है. टेट्रावैलेंट का मतलब कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है. तो अब टेट्रावैलेंट होने के लिए हर कार्बन से 4 कोवैलेंट बॉन्ड अटैच होने चाहिए. क्लियर? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में रखना, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर इसी के बेसिस पे बनेंगे. तो कार्बन जो है वो हमेशा टेट्रावैलेंट होना चाहिए, मतलब कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड फॉर्म करना है. तो 4 बॉन्ड फॉर्म करना है, तो यहाँ पे जो वैलेंसी कार्बन की अभी सेटिस्फाइड नहीं है, उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आप हमेशा वहां पे हाइड्रोजन कनेक्ट करोगे. जैसे आप इस कार्बन को देखो, तो ये कार्बन अभी एक कार्बन से ही कनेक्टेड है, जबकि इसको टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो 3 बॉन्ड ये और बनाएगा, तो ऑब्वियसली वो तीनों बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा. इसी तरीके से आप जरा सेकंड वाले कार्बन को देखो, तो सेकंड वाला कार्बन अभी 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, दोनों साइड से एक एक बॉन्ड. मतलब अभी 2 वैलेंसी ही सेटिस्फाई है, 2 वैलेंसी और सेटिस्फाई करनी है, मतलब 2 हाइड्रोजन इससे और अटैच होगा. ऐसे ही ये वाला कार्बन को अगर आप देखो, तो ये भी 2 हाइड्रोजन से अटैच होगा. अगर आप इस कार्बन को देखो, तो यहाँ पे एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होंगे. तो ये कंपाउंड है. ठीक है. अब ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर है. ये एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें आपको एक एक एटम को आप दिखा रहे हैं. ऑर्गेनिक, ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर बनाने में आपको ज्यादा जगह भी चाहिए और ज्यादा टाइम भी चाहिए. ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने में आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपका ज्यादा पेस भी कंज्यूम होगा. ठीक है. तो इसीलिए एक शॉर्टकट यूज किया जाता है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए. अब जरा समझ लेना बेटा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करते हैं. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम सिर्फ कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते. हां, अगर कोई हाइड्रोजन किसी फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, अगर हाइड्रोजन किसी फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, तो उस हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे. लेकिन
जो हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट नहीं है, सिर्फ कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए वहां पे प्रेजेंट है, ऐसे हाइड्रोजन को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम सिर्फ कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जरा देखना, जैसे आप यहां पे देख रहे हो इसके अंदर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बेटा ऐसे बनेगा। इसी कंपाउंड का ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अब इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जितने भी शार्प पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट को इंक्लूड करके, हर शार्प पॉइंट पे हम कार्बन की प्रेजेंस को एज्यूम करते हैं। ठीक है, मतलब कार्बन यहां और यहां तो है ही, उसके अलावा बीच में 2 शार्प पॉइंट आए, एक पॉइंट यहां आया है और एक पॉइंट यहां आया है, मतलब यहां भी कार्बन। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो टोटल कार्बन यहां पे कितना है, 1 2 3 4। यही स्ट्रक्चर जो आपने यहां पे बनाया हुआ है, उसी को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बताओ कौन सा स्ट्रक्चर बनाना आपके लिए ज्यादा आसान है, ये वाला या ये वाला? बोलो। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में क्लैरिटी भी ज्यादा होती है, इस स्ट्रक्चर में क्लैरिटी भी ज्यादा होती है, इसको बनाने में टाइम भी कम लगता है। ठीक है, स्पेस भी ये कम चाहता है, तो इस वजह से हमेशा अब आप आगे जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो हमेशा ये वाले स्ट्रक्चर ही आपको बनाने, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही आगे आपको ड्रॉ करना होगा। तो अब मैं जैसे कुछ और एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अच्छा इसका इसका कॉमन नेम क्या होगा, अगर हम इस कंपाउंड का कॉमन नेम को देखें तो यहां पे आप देखो टोटल कार्बन कितने हैं, 4, और कार्बन चेन में कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो कार्बन चेन में कोई ब्रांचिंग नहीं है और टोटल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड यूज करते हैं ब्यूट, तो ये कंपाउंड हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटीन। इसका कॉमन नेम क्या होगा, नॉर्मल ब्यूटीन, एन ब्यूटीन, एन ब्यूटीन। ठीक है, इसी तरीके से देखो अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, अब इसका भी अगर आप एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर बनाओ तो एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहां पे 3 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करते जाना है, 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर है। अब इसी का अगर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे ड्रॉ होगा, देखो पहले कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है इसके अंदर, तो 6 कार्बन है, तो अब देखो अभी एक कार्बन यहां है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन। अब इसके बाद क्या है बेटा, यहां पे OH है, OH, तो OH को आप यहां पे अलग से दिखाओगे, तो यहां पे OH ग्रुप आ गया। यही स्ट्रक्चर को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, इस कंपाउंड का ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका कॉमन नेम लिखें तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बता सकते हैं इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम क्या होगा, हेक्सेनॉल, ये IUPAC नेम होता है, कॉमन नेम की बात हो रही है, तो इसका कॉमन नेम है एन हेक्साइल एल्कोहल, एन हेक्साइल एल्कोहल, नॉर्मल हेक्साइल एल्कोहल, एन हेक्साइल एल्कोहल, कॉमन नेम मैं यहां पे लिख रहा हूं, IUPAC नेम नहीं लिख रहा हूं। अब देखो अगर हम कंसीडर कर रहे हैं इस कंपाउंड को,
ये कंपाउंड है, तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यहां पे आप देखो 3 कार्बन है और उससे ये ग्रुप लगा हुआ है CN, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनाओगे, ये 3 कार्बन और यहां पे क्या है CN, तो यहां पे साइनाइड ग्रुप, ऐसे आप इसी को ड्रॉ करो। अगर आपको इसका IUPAC इसका कॉमन नेम बताना है तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? N प्रोपाइल साइनाइड, नॉर्मल प्रोपाइल साइनाइड, N प्रोपाइल साइनाइड। अब जैसे देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर है, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? यहाँ पे टोटल 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन है, तो फटाफट आपने ऐसा जिगजैग स्ट्रक्चर बना दिया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गया और उससे क्या लगा हुआ है? NH2, तो यहाँ पे आ गया NH2। ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ होगा। अब इसमें टोटल 7 कार्बन है और कार्बन चेन अनब्रांच्ड है, तो क्या लिखेंगे? N हेप्टाइल, N हेप्टाइल अमाइन, N हेप्टाइल अमाइन, N हेप्टाइल अमाइन। तो इस तरीके से नॉर्मल प्रीफिक्स को यूज करते हैं। नॉर्मल प्रीफिक्स हमेशा तब यूज होगा जब कार्बन चेन अनब्रांच्ड होगी। और एक बात, फंक्शनल ग्रुप अगर कोई प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा लास्ट कार्बन पे, मतलब टर्मिनल कार्बन पे आना चाहिए, या तो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला कार्बन पे या एक्सट्रीम राइट वाला कार्बन पे, बीच वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस बात को भी लिख लो। देखो, if functional group is present, if functional group is present inside the compound, कीटोन हुआ तो वहां यूज ही नहीं होता। लिखो, if functional group is present inside the compound, if functional group is present inside the compound, then normal prefix, in case of normal prefix, then in case of normal prefix, then in case of normal prefix, it must be present. Then in case of normal prefix, it must be present on terminal carbon. It must be present on terminal carbon. टर्मिनल कार्बन मतलब एक्सट्रीम राइट वाला कार्बन या एक्सट्रीम लेफ्ट वाला कार्बन पे होना चाहिए, बीच वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है बेटा आप सभी को? ये नॉर्मल प्रीफिक्स से रिलेटेड जो भी बातें आपको बता रहा हूं सब समझ में आ रहा है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया है ये समझ में आ रहा है? अब इसके बाद आप नोट करो नंबर 2, प्रीफिक्स आइसो। प्रीफिक्स आइसो, प्रीफिक्स आइसो लिखो। आइसो प्रीफिक्स इज यूज्ड इन दोज केसेस, iso prefix is used in those cases where a methyl side chain iso prefix is used in those cases where a methyl side chain is present, where a methyl side chain, एक कार्बन की जो साइड चेन है वो मिथाइल है, where a methyl side chain is present
at the second carbon of the principal chain, at the second carbon of the principal chain. आगे इसी में लिखो, however in presence of functional group, however in presence of functional group, however in presence of functional group, it must be present at the second last carbon, it must be present at the second last carbon from the functional group. It must be present at the second last carbon from the functional group. अगर फंक्शनल ग्रुप है बेटा, तो फंक्शनल ग्रुप के केस में बोल रहा है कि ये साइड चेन जो हम कंसीडर कर रहे हैं, ये सेकेंड लास्ट कार्बन पे होनी चाहिए, सेकेंड लास्ट कार्बन पे होनी चाहिए. अब जैसे देखो बेटा, अगर हमने कंसीडर किया, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं इस कंपाउंड को, ठीक है, ये कंपाउंड है. अब इसका नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा बताओ? इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा? आइसोब्यूटेन. आइसोब्यूटेन गलत है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम है आइसोपेंटेन. आइसोपेंटेन है ये. अब जरा देखो कैसे हम ये इसका रूट वर्ड कैसे डिसाइड करते हैं. पेंट जैसे हमने लिखा है, ये बेसिकली जो रूट वर्ड हम यहां लेके ना, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन को कंसीडर करेंगे, उसमें प्रिंसिपल चेन वाला कार्बन भी काउंट होगा और जो साइड चेन वाला कार्बन है वो भी काउंट होगा, दोनों को मिला करके रूट वर्ड डिसाइड होता है. तो प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन और ये मिथाइल साइड चेन 5 कार्बन, तो टोटल 5 कार्बन है, इसलिए आइसोपेंटेन बोलेंगे. तो ये आइसोपेंटेन है, ठीक है. अब जैसे देखो, क्या होगा इसका नेम? ये फंक्शनल ग्रुप अमाइन है, अमाइन. आइसो ऑक्टाइल अमाइन. अब देखते हैं बेटा, यहां पे कार्बन कितना है पहले ये काउंट कर लेते हैं. तो कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7. 7 कार्बन ये, और ये साइड चेन वाला 8. तो टोटल 8 कार्बन हो गए और अमाइन. और आप देखो फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये सेकंड लास्ट कार्बन है. दिस इज लास्ट कार्बन एंड दिस इज सेकंड लास्ट कार्बन. तो सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल साइड चेन प्रेजेंट है, इसलिए आइसो प्रीफिक्स यूज करेंगे. तो इसका नेम हो जाएगा आइसो ऑक्टाइल अमाइन. आइसो ऑक्टाइल अमाइन. अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं. अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं, या कई बार उसको कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं. इसका कॉमन नेम बताओ. आइसोहेक्साइल कार्बोकेटायन. वेरी गुड, सही है. आइसो, देखो कार्बन कितने हैं पहले ये काउंट कर लेते हैं. तो 5 तो ये दिख रहे हैं और 1 ये, तो टोटल 6 कार्बन है. तो हो जाएगा आइसो हेक्साइल कार्बोकेटायन. आइसोहेक्साइल कार्बोकेटायन या आइसोहेक्साइल कार्बोनियम आयन भी बोल सकते हो. आइसोहेक्साइल कार्बोकेटायन और आइसोहेक्साइल कार्बोनियम आयन.
बोलो। आइसोहेप्टाइल क्लोराइड, आइसोहेप्टाइल क्लोराइड। तो फिर से आप लोग गलत हो। हाँ, ये सही बात, ये सही बात। यहां पे देखो, क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये थर्ड लास्ट है, ये थर्ड लास्ट कार्बन है। अगर ये सेकंड लास्ट कार्बन पे होता तब आइसोप्रीफिक्स यूज करते, तो इसके लिए आइसोप्रीफिक्स नहीं यूज किया जा सकता, और आइसोप्रीफिक्स नहीं यूज किया जा सकता, इसलिए इसका कॉमन नेम भी नहीं लिखा जा सकता। तो आप एक बात अच्छे से समझ लेना कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम आप लिख पाओ ये जरूरी नहीं है। यही प्रॉब्लम थी कॉमन नेम में कि पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत कम नंबर में थे, तब तक तो कॉमन नेम हम लिख पा रहे थे जो रूल्स उस समय डिफाइंड थे। लेकिन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर तेजी से बढ़ने लगा, तो उसके बाद फिर उन कंपाउंड्स का नेम लिखने में फिर प्रॉब्लम आने लगी। तो उसके लिए फिर नया सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, जो जो न्यू सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है वो 1889 में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको हम आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। उससे पहले जो है वो कॉमन नेम ही लिखा जाता था। तो इस कंपाउंड का कोई कॉमन नेम नहीं है। आप यहां पे लिख लेना, आइसोप्रीफिक्स इज नॉट यूज्ड फॉर दिस कंपाउंड, आइसोप्रीफिक्स इज नॉट यूज्ड फॉर दिस कंपाउंड। वजह भी लिख लेना, बिकॉज मिथाइल साइड चेन इज प्रेजेंट एट थर्ड लास्ट कार्बन। Because methyl side chain is present at third last carbon. तो ये आइसोप्रीफिक्स को यूज करने का रूल हो गया। अब इसके बाद बात आती है नंबर 3, प्रीफिक्स नियो। प्रीफिक्स नियो, NEO। देखो बेटा, ये प्रीफिक्स जो है ये 1875 में इंट्रोड्यूस हुआ, और जो हम तीनों प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं उसमें ये वाला प्रीफिक्स सबसे बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि सबसे नया प्रीफिक्स उस समय यही था। नियो का मतलब होता है न्यू, नियो का मतलब होता है न्यू। तो ये सबसे बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, इसको इसलिए इसको नियो नाम दिया गया। और कितनी अजीब बात है कि ये आज भी नियो ही है, और कितना टाइम बीत गया, 145 ईयर्स बाद भी हम इसको नियो ही बोलते हैं। तो ये प्रीफिक्स नियो है। लिखो, if two methyl side chain, if two methyl side chain, if two methyl side chain is present, if two methyl side chain is present at the second carbon, if two methyl side chain is present at the second carbon of the functional at the second carbon of the principal chain, if two methyl side chain is present at the second carbon of the principal chain, then neo prefix is used, then neo prefix is used. लिखो, however in presence of functional group, however in presence of functional group, however in presence of functional group, they must be present, they must be present at the second last carbon from functional group, they must be present at second last carbon from the functional group, from the functional group. क्या बोलोगे इसको?
नियोपेंटीन, वेरी गुड, सही है। क्योंकि टोटल 5 कार्बन है और 2 मिथाइल साइड चेन सेकंड कार्बन पे। क्या बोलोगे इसको? कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको कार्बन आयन बोलते हैं। कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको कार्बन आयन बोलते हैं। न्यू कार्बन आयन, ये क्या बोल रहे हो? कार्बो आयन नहीं होता है बेटा, कार्बन आयन होता है। कार्बन आयन होता है। और यहाँ पे कार्बन भी तो बताना पड़ेगा कितने। तो टोटल यहाँ पे 4 तो प्रिंसिपल चेन में और 2 साइड चेन में, टोटल 6 कार्बन है। तो हम इसको बोलेंगे नियो हेक्साइल, नियो हेक्साइल कार्बन आयन, नियो हेक्साइल कार्बन आयन। ठीक है, नियो हेक्साइल कार्बन आयन। जरा स्ट्रक्चर बनाना। नियोडेकाइल, नियोडेकाइल साइनाइड, नियोडेकाइल साइनाइड। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है? 8। ठीक है, तो नियोडेकाइल साइनाइड, तो पहले तो प्रिंसिपल चेन में 8 कार्बन बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे लगा दो बेटा साइनाइड। और फिर साइनाइड के रेस्पेक्ट में जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, ये वाला, दिस इज सेकेंड लास्ट कार्बन, वहां पे क्या होना चाहिए? 2 मिथाइल साइड चेन। तो 2 मिथाइल साइड चेन यहां पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये हो गया नियो डेकाइल साइनाइड। बेटा ये बात सबको समझ में आ रही है? सारे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हैं इन कॉन्सेप्ट्स के साथ? आप सभी लोग कंफर्टेबल हो? तो ये तो 3 प्रीफिक्सेस हो गए, प्रीफिक्स नॉर्मल, प्रीफिक्स आइसो एंड प्रीफिक्स नियो। ठीक है, प्रीफिक्स नॉर्मल, प्रीफिक्स आइसो, प्रीफिक्स नियो। तो ये 3 प्रीफिक्सेस हो गए। अब इसके बाद अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें हम कार्बन जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, उस कार्बन का भी क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे प्राइमरी कार्बन होता है, सेकेंडरी कार्बन होता है, टर्सरी कार्बन होता है, क्वाटरनरी कार्बन होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। तो आप लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन प्रेजेंट, classification of carbon present in inorganic molecular structure. Classification of carbon present in organic molecular structure. Classification of carbon present in organic molecular structure. इसमें सबसे पहले प्राइमरी कार्बन को कंसीडर कर रहे हैं। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन
इसको 1 डिग्री कार्बन भी बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। प्राइमरी कार्बन दैट इज 1 डिग्री कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन उस कार्बन को बोला जाता है जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो। लिख लो, एनी कार्बन which is attached, any carbon which is attached with only one carbon in molecular structure, any carbon which is attached with only one carbon in molecular structure is called primary carbon, तो अब जैसे देखो बेटा, अब मान लो इस कार्बन के लिए पूरी पिक्चर डिफाइंड है, यहां पे बोल रहे हैं 3 हाइड्रोजन अटैच। इस कार्बन के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि यहाँ पे क्या ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे बता दिया गया ये तीनों हाइड्रोजन है। अब आप देखो, ये कार्बन के चारों ग्रुप स्पेसिफाइड है, क्या 3 तो हाइड्रोजन अटैच है और 1 कार्बन अटैच है। ये सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको बोला जाएगा 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये वाला कार्बन सिर्फ 1 कार्बन से बॉन्डेड है, बाकी 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। ठीक है, ये प्राइमरी कार्बन है। तो अगर कोई कार्बन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सिर्फ 1 कार्बन से बॉन्डेड होता है तो हम उसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। ये समझ में आ गया बेटा? प्राइमरी कार्बन किसको बोलेंगे, ये क्लियर हुआ? अच्छा, अब जैसे बताओ मुझे, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहां पे, इसमें प्राइमरी कार्बन कितने? आंसर 4 भी आ रहा है और आंसर 3 भी आ रहा है, 3 या 4। तो मैं आपको बता दूं सही, अच्छा 5 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो सही आंसर इसका 3 है। सिर्फ 3 प्राइमरी कार्बन है। अब देखो कौन कौन से। ये वाला कार्बन प्राइमरी है क्योंकि ये सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है, इसको आप प्राइमरी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये इधर से भी कार्बन से अटैच है और इधर से भी कार्बन से अटैच है, ये 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये प्राइमरी नहीं है। इस कार्बन को देखो, ये प्राइमरी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 1 ही कार्बन से अटैच है, बाकी वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही ये वाला कार्बन को देखो, ये भी सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है, तो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये तीनों प्राइमरी है, बाकी प्राइमरी नहीं है। तो सिर्फ 3 प्राइमरी कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पे कितने प्राइमरी कार्बन है बताओ? फोर इज करेक्ट आंसर। इसके अंदर 4 प्राइमरी कार्बन है। देखो, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है। ये 4 प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, सेकंड क्लासिफिकेशन लिखो, सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। लिख लो, एनी कार्बन एटम, एनी कार्बन एटम which is directly bonded with, any carbon atom which is directly bonded with 2 carbon atom only,
any carbon atom which is directly bonded with 2 carbon atom only is called secondary carbon. Is called secondary carbon. बेटा अभी आपसे मुझे एक डिस्कशन करना है, फाइनली क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पे एक साथ प्रेजेंट हो, इसलिए मैं अभी क्लास का टाइमिंग भी फाइनलाइज करूंगा। तो अब जैसे देखो ये बीच वाला जो कार्बन है, इस बीच वाले कार्बन की पिक्चर क्लियर है, 2 हाइड्रोजन से अटैच है और 2 कार्बन से अटैच है, तो इसलिए हम इसको सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। ये बीच वाला कार्बन यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन होगा, ये सेकेंडरी कार्बन होगा क्योंकि ये 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से अटैच है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, सेकेंडरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है ना, उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलते हैं। प्राइमरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। सेकेंडरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे। सेकेंडरी कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो उसको सेकेंडरी कार्बोकैटायन बोलते हैं। प्राइमरी कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको प्राइमरी कार्बोकैटायन बोलते हैं। प्राइमरी कार्बन पे अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। ध्यान से समझना, एक ही बात को डिफाइन करके उसके बेसिस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। पहले हमने प्राइमरी कार्बन को डिफाइन किया, फिर उस प्राइमरी कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया। उस प्राइमरी कार्बन पे अगर OH ग्रुप है तो वो प्राइमरी अल्कोहल हो गया। उस प्राइमरी कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन हो गया। अगर उस प्राइमरी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो प्राइमरी कार्बन आयन हो गया। अगर उस प्राइमरी कार्बन पे क्लोरीन है तो प्राइमरी एल्काइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्राइमरी टर्म को यूज करते हैं या सेकेंडरी टर्म को यूज करते हैं। बात समझ में आई बेटा? ये प्राइमरी या सेकेंडरी टर्म को कैसे यूज करेंगे, समझ में आया? ठीक है, पहले हमें क्या करना है, पहले हमें कार्बन का क्लासिफिकेशन करना है। कार्बन को हमने क्लासिफाई कर लिया, फिर हम ये देखेंगे कि भाई उस कार्बन पे हाइड्रोजन है तो प्राइमरी हाइड्रोजन, OH है तो प्राइमरी अल्कोहल, पॉजिटिव चार्ज है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन, नेगेटिव चार्ज है तो प्राइमरी कार्बन आयन। वहां पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर वहां प्रेजेंट है, तो हम उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, तो वो प्राइमरी फ्री रेडिकल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्राइमरी टर्म को यूज करेंगे और वैसे ही सेकेंडरी टर्म को यूज करेंगे। ठीक है, तो बताओ जरा इस स्ट्रक्चर में कितने सेकेंडरी कार्बन है, इसके अंदर कितने सेकेंडरी कार्बन है ये वाला स्ट्रक्चर में? 2, वेरी गुड। अच्छा, 3 भी, 2 इज करेक्ट आंसर। देखो सेकेंडरी कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन जो आप देख रहे हो ना, ये सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि ये 2 ही कार्बन से अटैच है। ये वाला कार्बन जो आप देख रहे हो ना, ये वाला कार्बन, ये सेकेंडरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी कार्बन नहीं है। ये भी सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच है, तो इसके अंदर 2 सेकेंडरी कार्बन है। यहां बताओ कितने सेकेंडरी कार्बन है इसके अंदर? अच्छा, 3 या 4 या 5, इनफाइनाइट तक जा सकता है क्या? चलो देखो, इसमें ये वाला कार्बन देखो, ये 2 कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी। ये वाला कार्बन को देखो, 2 कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी। 2 कार्बन मतलब एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तो ये 2 ही कार्बन से अटैच है, इसलिए सेकेंडरी। ठीक, अगर हम इसको देखें तो ये भी 2 ही कार्बन से अटैच है, तो सेकेंडरी। और इसको अगर कंसीडर करें तो ये भी 2 ही कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन नहीं है। ठीक है, तो कितने सेकेंडरी कार्बन है इसके अंदर? 4 सेकेंडरी कार्बन है। 4 इज करेक्ट आंसर। तो इसके अंदर 4 सेकेंडरी कार्बन एंड 4 प्राइमरी कार्बन। इसी तरीके से हम टर्सरी कार्बन को डिफाइन करते हैं, इसको भी नोट कर लो फटाफट। टर्सरी कार्बन,
3 डिग्री। लिखो एनी कार्बन एटम which is directly bonded, any carbon atom which is directly bonded any carbon atom which is directly bonded with any carbon atom which is directly bonded with 3 carbon atom only, 3 carbon atom only is called tertiary carbon, is called tertiary carbon। तो एक ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से बॉन्डेड है उसको हम टर्सरी कार्बन बोलेंगे। ठीक है, तो अब यही इसको अगर आप टर्सरी बनाना चाहते हो तो टर्सरी बनाने के लिए यहां पे एक कार्बन और लगा दो, अब ये बन गया टर्सरी। अब ये क्या बन गया? टर्सरी कार्बन बन गया, क्योंकि ये 3 कार्बन से अटैच है। तो इसके अंदर कोई टर्सरी कार्बन है क्या ये वाले स्ट्रक्चर में? है, एक टर्सरी कार्बन है, सही है। ये जो कार्बन अभी हमने जिसकी लेबलिंग नहीं की है ये टर्सरी कार्बन है, क्योंकि ये 3 कार्बन से बॉन्डेड है। इसके अंदर टर्सरी कार्बन कितने? यहां पे टर्सरी कार्बन अब बता देता हूं आपको। देखो, एक टर्सरी कार्बन ये है क्योंकि ये 3 कार्बन से अटैच है। एक टर्सरी कार्बन आपको यहां दिख रहा है, ये भी 3 कार्बन से अटैच है। ये वाला जो कार्बन आप देख रहे हो ना, ये टर्सरी नहीं है क्योंकि ये 4 कार्बन से अटैच है। तो इसलिए इसके अंदर सिर्फ 2 टर्सरी कार्बन है, यहां पे 2 टर्सरी कार्बन है। ठीक है, और फिर उसके बाद लिख लो फोर्थ क्लासिफिकेशन, क्वाटर्नरी कार्बन। क्वाटर्नरी, क्वाटर्नरी कार्बन। लिख लो, इफ अ कार्बन एटम is bonded, if a carbon atom is bonded with, if a carbon atom is bonded with 4 carbon atoms, if a carbon atom is bonded with 4 carbon atoms, then it is called quaternary carbon, then it is called quaternary carbon। अब इसमें ये जो सेंट्रल कार्बन है ये है क्वाटर्नरी कार्बन। अच्छा, ये समझ लेना, क्वाटर्नरी कार्बन पे कोई ग्रुप नहीं आ सकता क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 ही वैलेंसी वो फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने चारों वैलेंसी अपनी सेटिस्फाई कर ली है। अब इसमें किसी 5वें ग्रुप के अटैच होने का कोई स्कोप नहीं है। इसका मतलब क्वाटर्नरी एल्कोहल नहीं हो सकता, क्वाटर्नरी हाइड्रोजन नहीं हो सकता, क्वाटर्नरी कार्बोकैटायन नहीं हो सकता, क्वाटर्नरी कार्बन आयन नहीं हो सकता। ठीक है, बट टर्सरी हाइड्रोजन हो सकता है, टर्सरी एल्कोहल हो सकता है, टर्सरी कार्बोकैटायन हो सकता है, टर्सरी कार्बन आयन हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे बोले कि क्वाटर्नरी कार्बोकैटायन क्यों पॉसिबल नहीं है, तो आप बोलोगे क्योंकि क्वाटर्नरी कार्बन जो होता है उसमें कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड है। अब 4 कार्बन से अगर बॉन्डेड है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखा जा सकता, उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता अगर उसने 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसलिए क्वाटर्नरी कार्बोकैटायन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके अंदर यहां पे इस स्ट्रक्चर को देखो, इसमें तो कोई क्वाटर्नरी कार्बन नहीं है, बट इसके अंदर एक क्वाटर्नरी कार्बन है। ये वाला कार्बन क्वाटर्नरी है, ये 4 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कार्बन का क्लासिफिकेशन करते हैं।
जिसमें हमने बताया आपको प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट कार्बन का क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद मैं आपको कुछ और प्रीफिक्सेस के बारे में बताऊंगा जो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों में यूज होते हैं, लेकिन उन प्रीफिक्सेस को मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। अब मुझे ये बताओ बेटा कि आपके लिए सुटेबल टाइम क्या यही है जिस टाइम पे आपकी क्लास हो रही है, या पहले तो आप मुझे वो स्टूडेंट से मैं जानना चाहता हूं जिनके लिए ये वाला टाइम सुटेबल है, जिनके लिए ये टाइम सुटेबल है। कार्तिक के लिए है, और अक्षत अत्री के लिए भी है। अच्छा, अगर मॉर्निंग में क्लास रखें, मॉर्निंग में अगर हम लोग क्लास को रखते हैं 8:30 to 10, तब क्या सिचुएशन है, किसके लिए नहीं सुटेबल है, किसके लिए नहीं सुटेबल है? मैंने 8:30 to 10 बोला है बेटा, 8:30 to 10। 8:30 to 10। अच्छा, मतलब जिनके लिए सुटेबल नहीं है ये सब, सब जो है वो लेट नाइट पढ़ने वाले स्टूडेंट है, सुबह में उठने में प्रॉब्लम है। अच्छा, और अगर इसी क्लास को, अगर इस क्लास को, अच्छा नमन ने आधे घंटे का और मार्जिन दे दिया भाई, 9 से 10:30 कर ले, तब तब क्या मैनेज कर सकते हो? कार्तिक, अच्छा भूमिका, भूमिका के लिए दिक्कत है। अच्छा, इवनिंग में, इवनिंग में ही रखें, ठीक है। इवनिंग में, इवनिंग बेस्ट है, तो इवनिंग में और लेट नहीं कर ले, 8 से 9:30 कर ले। अरे घर से ही तो क्लास लेनी है, कहीं इंस्टीट्यूट थोड़ी आना है क्लास अटेंड करने के लिए। चलेगा ना? नमन तो फालतू में जो है ना नौटंकी मत कर, तू भी चला इसी टाइम में। हाँ ठीक है, तो क्लास का टाइमिंग को 8 to 9:30 ही रखते हैं बेटा, क्लियर है ना? अभी अभी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो अभी बोल देना। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे भी कर लेंगे, पहले थोड़ा आराम आराम से चलते हैं, ठीक है। क्लास का ड्यूरेशन भी बढ़ा लेंगे, मुझे पता है आप लोग 2 घंटे की क्लास आराम से जो है वो डाइजेस्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नमन तू मेरे से अलग से बात कर, नमन और दीक्षांत को हर चीज में प्रॉब्लम होती है, तुम दोनों मेरे से अलग से बात करोगे। मैं क्लास का टाइमिंग को फाइनल कर रहा हूं 8 to 9:30, ठीक है बेटा? तो फिर मैं क्लास को यहीं पे फिनिश करता हूं, फिर कल मिलते हैं, ओके।